हेलो बेटा। चलो हम लोगों ने फ्रिक्शन तक कंप्लीट कर लिया था। आई थिंक उसके लेक्चर्स काफ़ी हमने दे दिए हैं और कुछ और बहुत सारा कुछ है जो थोड़ा बहुत जब आप आओगे वहाँ पे आप सेंटर पे तो वो हम वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। कुछ पर्टिकुलर अच्छे क्वेश्चंस बट इतने सफिशिएंट कॉन्सेप्ट मैंने उसमें करा दिए। उसमें तुम्हें केवल प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ठीक है, फ्रिक्शन में और वो सब तो आप आगे डील करोगे, है ना। हाँ, सर्कुलर मोशन वाली जो प्रॉब्लम्स है वो मैं अभी डील कर रहा हूँ क्योंकि अभी वर्क पावर एनर्जी पढ़ा दूंगा, उसके बाद सर्कुलर मोशन होगा क्योंकि सर्कुलर मोशन में कई चीजें वर्क पावर एनर्जी से डील की जाती हैं तो फिर वो समझ नहीं आएगी तो फिर वो प्रॉब्लम करेगी, है ना। तो आज हम लोग उसमें डील कर रहे हैं वर्क पावर एनर्जी, नया चैप्टर आपका स्टार्ट कर रहे हैं। वर्क और पावर और एनर्जी, क्या है ये वर्क पावर एनर्जी, ठीक है ना। पहले हम बात करेंगे वर्क की। वर्क क्या है, देखो बहुत सिंपल सी बात है, हम कोई भी काम करते हैं उसमें एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है ना। मैं बोलूं कि इस पेन को उठा के मैंने यहां से यहां ले गए तो हमने कुछ ना कुछ वर्क किया कि नहीं किया। तो हमारे थ्रू किया गया वर्क वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसको कैसे डिफाइन किया गया, हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो पहले बिल्कुल सिंपल समझ लो, रियल लाइफ में बहुत कुछ आगे यूज होगा, ये बहुत अच्छा चैप्टर है और इसका यूटिलाइजेशन पूरे अपने मैकेनिक्स में होता है। मतलब आप आगे चलने वाले चैप्टर्स में लाइक सर्कुलर मोशन हो गया, लाइक आपका रोटेशन हो गया, रोटेशनल एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, ये सब में बहुत कुछ आएगा, है ना। तो बी केयरफुल, इसको अच्छे से समझना है। तो पहले वर्क की डिफिनीशन समझ लो, वर्क की डिफिनीशन कैसे की जाती, क्या होता है वर्क। देखो वर्क की बेसिक डिफिनीशन ये है कि अगर हम किसी भी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स लगाएं, ठीक है ना, और उसको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करें तो हमें उसमें कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, है ना। तो कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो किसी भी बॉडी को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में डिस्प्लेसमेंट करने में या डिस्प्लेस करने में या ले जाने में जो हम लोग अमाउंट ऑफ एनर्जी खर्च करते हैं बेसिकली वो वर्क डन के टर्म में हम रिलेट करते हैं, ठीक है। अभी पूरी डिफिनीशन क्लियर होगी कि कैसे इसको समझाया जा सकता है, ठीक है। देखो अगर मैं तुमसे बोलूं कि मान लो फॉर एग्जांपल से समझते तो ज्यादा मजा आएगी। मान लो मैंने तुमसे बोला ये हम पढ़ने जा रहे हैं वर्क पावर और एनर्जी, ठीक है, इज द वर्क पावर एनर्जी। जैसे मान लो मैंने तुमको बोला कि ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है और इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मैंने एक ब्लॉक रख दिया, फ्रिक्शनलेस है, कहीं पे भी अभी कोई फ्रिक्शन नहीं, ये एक ब्लॉक है एम मास का, ठीक है, और यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, ठीक। मैंने इसके ऊपर एक फोर्स लगाया यहाँ पे एफ का, ठीक है। ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी, क्या थी ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, इससे फिर मैंने इसको यहां से डिस्प्लेस करके यहां पहुंचा दिया। यही फोर्स लगाते लगाते मैं इसको ले गया और ये यहां पहुंच गया। ये फोर्स लग रहा था एफ का, ठीक है, एम मास, और ये यहां से आगे जो गया इसको हम बोल रहे हैं कि ये एक्स का डिस्प्लेसमेंट मैंने इसको करा दिया ऐसे, ठीक है। सब कुछ समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। तो हम ये कहें कि ये फोर्स किसी बंदे ने लगाया होगा, किसी ने लगाया होगा, हमने, आपने। अगर तुम टेबल पे एक कोई ऐसा ब्लॉक रख लो और उस पर ऐसे फोर्स लगाओ और उसको ऐसे पुल करते हुए यहाँ तक ले आओ, है ना। तो मैं ये कहूंगा ना तुमने ना कोई काम तो किया ना, यानी एक ब्लॉक की पोजीशन तुमने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे शिफ्ट करवा दी, ठीक है। तो इसके लिए जो वर्क किया हमने वो वर्क ऐसे डिफाइन किया गया। तो यहाँ पे जो वर्क हम डिफाइन करते हैं उसको हम लोग इस तरह से डिफाइन करते हैं कि वर्क डन बोलो या वर्क बोलो कि हमने कितना काम किया है। तो वर्क इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स के डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था, इसी डायरेक्शन में, बहुत बेसिक डिफिनेशन, इसको आगे बनाऊंगा बहुत सारी चीजें आएंगी, ठीक है ना। तो बेसिक डिफिनेशन ये होती है कि जो हम फोर्स अप्लाई करते हैं उसके डायरेक्शन में हमारा ब्लॉक जितना डिस्प्लेस होता है तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स या नेट अप्लाइड फोर्स, ऐसे बोलो ज्यादा बेटर रहेगा, नेट अप्लाइड फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज अ वर्क, है ना। तो जितना हमने वर्क किया, अभी बेसिक डेफिनेशन पे जा रहे हैं। तो ये एक पर्टिकुलर केस हो सकता है कि हमने इसको यहां से यहां पहुंचा दिया। कई बार इसको लोग ऐसे बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्योंकि वर्क डन वेक्टर क्वांटिटी नहीं, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। अभी हमने केवल मैग्नीट्यूड लिखा है। मालूम है तुम्हें, ये कहूं ढंग से समझना, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चंस बनेंगे इससे आगे जाके। अगर मालूम है यहाँ पे ब्लॉक रखूं, ठीक है, एम मास का, और मैं फोर्स ऐसे लगा दूं, दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी। ये भी वेक्टर है, मैं इसको भी वेक्टर लिख सकता हूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बट यहां मैंने मैग्नीट्यूड लिखा, ठीक है, और ऐसे फोर्स लगाया और सपोज दिस एंगल इज थीटा। अब इसमें मैं तुम्हें सब कुछ इंक्लूड करूंगा, तो प्लीज वेरी केयरफुल, ये थीटा एंगल, ठीक है। इस ब्लॉक पे लगने वाले फोर्सेस कितने हैं, बहुत धीरे धीरे समझना है, बहुत जल्दबाजी कुछ भी इसमें नहीं करनी है ना। तो मुझे बताओ इस पे डाउनवर्ड क्या लग रहा होगा,
mg, ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा, नॉर्मल। ये फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अच्छा, तुम सोचो ये फोर्स लगाया मैंने, कई बार ऐसा होता है ना कि ग्राउंड में कोई ब्लॉक रखा होता है, तुम उसको रस्सी से बांध के ऐसे पुल करते हो, तो इसी टाइप से तो पुल करते हो, ये बात समझे, इसे वेक्टर क्वांटिटी। तुम मुझे बताओ इस फोर्स के मैं दो कंपोनेंट कर सकता हूँ? यस कर सकता हूँ, एक इधर की तरफ कर सकता हूँ, ये अगर तुम्हें याद हो तो हमने इसको लिखा था F cos थीटा, और एक ऊपर की तरफ कर सकता हूँ जिसको मैं लिख सकता हूँ F sin थीटा। ये बात सबको समझ में आती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब ये फोर्स लगाने के बाद मैंने इसको डिस्प्लेस कर लिया थोड़ा आगे तक, और ये डिस्प्लेस हो गया यहाँ, और ढंग से समझना बेटा प्लीज, है ना, ठीक है। एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट ऊपर, ये सब ऑलरेडी आपको समझ में आ चुका है। ये होगा F cos थीटा, ये होगा F sin थीटा, mg नीचे लग रहा होगा और नॉर्मल ऊपर लग रहा होगा। ये बात समझ में? मान लो मैं बोलूं कि ये पोजीशन, सपोज दिस पोजीशन इज लाइक x1 और ये पोजीशन इज लाइक x2, तो हमने इसको डिस्प्लेस कहां से कहां तक किया है, x1 से x2 तक, कोई दिक्कत नहीं। चलो एक और अच्छी बात कर लेते हैं, तुम्हें थोड़ा और मजा आएगी। मान लो मैं मान लेता हूं कि दिस इज द ओरिजिन, चलेगा, ये ओरिजिन, ठीक। ओरिजिन से कितनी दूरी पे था, x1 से। तुमने x1 से x2 डिस्प्लेस किया है ना, ये तो नहीं किया है कि ओरिजिन से x2 गए हो, तुमने कहां से कहां तक ब्लॉक को लेकर, यहां से यहां तक। अब जरा देखो इस ब्लॉक के ऊपर कितने सारे फोर्स लग रहे हैं, एक mg लग रहा है, एक नॉर्मल लग रहा है ना, और इस F के दो कंपोनेंट है, जो ये F मैंने बनाया है, ये जो F फोर्स है, इसके हमने दो कंपोनेंट बनाए, एक F cos थीटा और एक F sin थीटा जो ऊपर लग रहा है, ठीक है। मैंने डेफिनेशन में क्या बोला है कि नेट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। बट अगर इसको तुम ऐसे समझो कि मैं तुमसे थोड़ी देर के लिए कहूं कि मैं कहूं कि वर्क डन बाई F कितना होगा, है ना, और वर्क डन का मतलब होता है कि कितना काम किया गया, मतलब फोर्स ने कितना काम किया। भाई 4 लोगों ने फोर्स लगाया है या 3 फोर्स लग रहे हैं, 4 फोर्स लग रहे हैं, तो सबका अपना अपना वर्क डन होगा ना, तो हमें वही समझना है। तो इस फोर्स के बेसिकली हमने दो कंपोनेंट किए, अगर तुम ढंग से देखो तो एक है F cos थीटा और एक है F sin थीटा। तो वर्क डन बाई F बोलेंगे तो उसमें कहेंगे वर्क डन बाई F cos थीटा और प्लस वर्क डन बाई F sin थीटा। ये दोनों फोर्सों ने वर्क किया होगा। भाई या तो तुम एक को लिखो क्योंकि वो ऐसे मानोगे, लेकिन अगर उसको थोड़ा तोड़ लो दो कंपोनेंट में, तो एक इधर है और एक इधर, तो इन दोनों का मिला के ही तो इसका वर्क डन होगा। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? पक्का, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, और क्या चीज हो सकती है, देखो वर्क डन बाई नॉर्मल क्या होगा हमें ये भी पता करना है, वर्क डन बाई mg क्या होगा हमें ये भी पता करना है, क्योंकि mg भी डाउनवर्ड लग रहा है। पक्का, डिफिनेशन के अकॉर्डिंग फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स, है ना, या इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू वर्क डन। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक अलोंग द फोर्स या इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज नोन एज वर्क डन पर्टिकुलर। ये हमें सिंपल बात समझ में आती है। अच्छा, तुम मुझे बताओ इस पे जो फोर्सेस लग रहे हैं, क्या ये वाला ब्लॉक mg के डायरेक्शन में नीचे गया है? नहीं। क्या ये वाला ब्लॉक नॉर्मल के डायरेक्शन में ऊपर गया है? नहीं। क्या ये ब्लॉक F sin थीटा के डायरेक्शन में ऊपर गया है? नहीं, ऊपर तो गया ही नहीं, टेबल पे ही है। क्या ये वाला ब्लॉक F cos थीटा के डायरेक्शन में गया है? यस गया है। F cos थीटा के डायरेक्शन में x1 से कौन सी पोजीशन पे पहुंच गया? x2 पोजीशन पे। पक्का। तो अगर मैं इसका डिस्प्लेसमेंट लिखूं कि भाई डिस्प्लेसमेंट d है, अगर मैं मानूं, तो मैं क्या कहूंगा, x2 वेक्टर माइनस x1 वेक्टर। ये बात तुम्हें समझ आनी चाहिए, क्योंकि अगर ये पोजीशन x1 है तो यहां से x2 है, तो यहां से ये पोजीशन क्या हो जाएगी, x2 वेक्टर, यहां से पोजीशन क्या हो जाएगी, x1 वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट जो हुआ वो तो केवल इतना हुआ है ना, जिसको मैं d बोल रहा हूं। तो बताओ डिस्प्लेसमेंट d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x2 वेक्टर। ये वेक्टर फॉर्म में है कि नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब मुझे जरा यहाँ पे छोटी सी बात बताओ, मैं यहाँ पे करता हूँ, तुम जरा समझना। क्या फोर्स का वेक्टर क्वांटिटी, अगर मैं ढंग से ध्यान दूं, इसके हमने दो कंपोनेंट किए, प्लीज अंडरस्टैंड करना, एक वर्टिकल डायरेक्शन में और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लिखा जाएगा तो तुम क्या लिखोगे, F cos थीटा, यानी इसका कौन सा कंपोनेंट तुम लिख रहे हो, जो x के अलॉन्ग है या जो हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग है, क्या वो होगा? यस। तो इसका मतलब अगर मैं तुमसे कहूं कि वर्क डन बाई F sin थीटा, प्लीज अंडरस्टैंड कर, ये मॉड का मतलब समझ में आता है, वेक्टर क्वांटिटी मॉड मतलब मैग्नीट्यूड है।
चाहो तो ये हटा दो, मुझे इसकी कोई जल्दबाजी नहीं है, तुम्हें बात समझ आनी चाहिए, है ना। अब जरा तुम ढंग से देखो, फोर्स इन वाई डायरेक्शन वो कितना है, एफ साइन थीटा। प्लीज अंडरस्टैंड करना, अगर मैं तुमसे कहूं कि वर्क बाई वाई, वर्क बाई एफ वाई, तो वो क्या होगा, एफ साइन थीटा इंटू उसकी तरफ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0, तो क्या ये वैल्यू 0 हो गई, पक्का। अगर मैं तुमसे कहूं कि वर्क डन बाई नॉर्मल, तो तुम क्या लिखोगे, n इंटू 0, वो भी क्या होगा 0। अगर मैं तुमसे कहूं वर्क डन बाई mg, तो तुम क्या लिखोगे, mg इंटू 0, क्या वो भी 0 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स के डायरेक्शन में इन तीनों चीजों में ब्लॉक जरा भी डिस्प्लेस नहीं कर रहा है, ऊपर ऊपर नीचे, इनमें कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है। लेकिन अगर मैं यहीं पे तुमसे कहूं, प्लीज ध्यान से समझना, अगर मैं तुमसे कहूं वर्क डन बाई फोर्स, यानी कि ये कंपोनेंट, यानी कि एफ एक्स, तो तुम कहोगे एफ कॉस थीटा इंटू डी, डी इज द डिस्प्लेसमेंट। या डिस्प्लेसमेंट मैंने एक्स माना था, तो मैंने ये लिखा था, इसको मैं यहां लिख देता हूं और ज्यादा क्लियर होगा। यहां वर्क डन जो मैंने निकाला था वो क्या लिखा था, एफ इंटू एक्स, ये बेसिक डिफिनेशन थी। यहां क्या लिखा मैंने, फोर्स का, कौन सा फोर्स, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है, वो ये लिखा जा रहा है कि नहीं लिखा जा रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं, पक्का। अब जरा एक चीज सोचो, अगर मैं तुमसे कहूं कि सारे फोर्सेस का वर्क डन, यही तो बेसिकली टोटल वर्क डन होगा, है ना। तो अगर मैं एफ टोटल लिखूं, प्लीज अंडरस्टैंड करना, एफ टोटल, तो उसमें कहेंगे वर्क डन बाई नॉर्मल प्लस वर्क डन बाई एमजी प्लस वर्क डन बाई एफ वाई प्लस वर्क डन बाई एफ एक्स, ये तो बोला जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है, इसको मैं हटाता हूं, इसकी तो भी जरूरत नहीं हमको। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम ढंग से देखो तो ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, तो बताओ क्या आया, दिस इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा इंटू टी। क्या यही टोटल वर्क डन है, एक ब्लॉक को एक जगह से दूसरी जगह निकालने में यही तो वर्क डन हुआ है, पक्का। इसको जरा थोड़ा समझना है, इसको कैसे लिख सकते हैं। इसका मतलब वर्क डन बाई एफ इज इक्वल टू ये वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी कॉस थीटा है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये मैंने आपको पढ़ाया है डॉट प्रोडक्ट में, याद होगा। देख, अगर एफ वेक्टर है और डी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट एफ डी कॉस थीटा आएगा, क्योंकि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एफ डी कॉस थीटा, तो यही तो डिफिनीशन होती है, पक्का। अब देखो ये कैसी क्वांटिटी होती है, याद करो, ये प्रोडक्ट कैसा था, स्केलर प्रोडक्ट, है ना। तो बताओ ये वर्क डन कैसा है, स्केलर, क्योंकि वर्क डन कभी ये नहीं देखता है कि तुमने काम किस डायरेक्शन में किया, तुमने काम किया है, बस ये बात इंपॉर्टेंट है, पक्का। और हमेशा याद रखना, तो ये इसका जनरलाइज फॉर्मूला है जो तुम्हें याद रखेगा हमेशा के लिए, पक्का। मैंने बेसिक बात आपको बताई, बेसिक डिफिनेशन क्या, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, है ना। या इसको और अगर प्रिसाइसली बोलो तो क्या बोलोगे, वर्क डन जो हम वर्क कर रहे हैं, टोटल जो नेट फोर्स है उस सब का जो वर्क डन होगा वो कैसे निकालोगे, नेट फोर्स इक्वल टू नेट डिस्प्लेसमेंट या इनटू नेट डिस्प्लेसमेंट इज अ वर्क डन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, छोटी बातें हैं, बहुत ज्यादा उस पर नहीं जाना है, तुम्हें बस इतना याद रखना है कि जो फोर्स तुम लगा रहे हो या जो फोर्स उस ब्लॉक के ऊपर लग रहे हैं, अगर उन फोर्सेस की तरफ कोई भी ब्लॉक या जरा सा भी डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क होगा, बस इतना याद रखो। और उस वर्क डन को क्या लिखोगे, एफ इंटू डी, डी मतलब फोर्स के डायरेक्शन में, या एफ डॉट डी, एफ वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ डी वेक्टर। समझ आ रहा है कि नहीं आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल लॉजिक है, आराम से करते रहोगे, पक्का। अब देखो और समझते हैं, ये बेसिक चीज मैंने आपको बताई है ना। वर्क बेसिकली कई बार ऐसी चीजें होती हैं जहां पे वर्क नहीं होगा, फिर भी हमारी एनर्जी का लॉस होगा, बहुत कुछ आएगा, उसको मैं एनर्जी से भी सब रिलेट करूंगा। अभी तुम पहले बेसिक समझो, तो वर्क डन क्या है, कैसे है, वो चीजें समझ में आएगी तभी मजा आएगी, है ना। वर्क डन, इसको कई बार बुकों में ऐसे भी लिखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ एप्लीकेशन पॉइंट, जहां पे तुम फोर्स लगा रहे हो, जिस जगह पे तुमने फोर्स अप्लाई किया उसको एप्लीकेशन पॉइंट बोलते हैं। तो एप्लीकेशन पॉइंट फोर्स की डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेस होता है, तो एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एप्लीकेशन पॉइंट, ये भी वर्क डन होता है, वो वही बात यहाँ पे मैंने की है, पक्का। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब छोटी छोटी डिफिनेशन, जैसे मैं तुमसे कहूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल करते हैं, जैसे मैं तुमसे कहूँ कि इसके ऊपर मान लो ये 2 kg का ब्लॉक है, मैंने इसके ऊपर इधर की तरफ
20 न्यूटन का फोर्स लगाया, है ना। ये एंगल मैंने 37 दे दिया, है ना, पक्का डन। और मैंने बोला कि ये आगे की तरफ डिस्प्लेस हो गया 10 मीटर, ठीक है। और मैं तुमसे कहूं कि बताओ वर्क डन बाय फोर्स कितना होगा, जो फोर्स हमने अप्लाई किया उसका वर्क डन कितना होगा। अब तुम्हें ये बात पता है बहुत अच्छे से कि वर्क डन बाय एफ का मतलब क्या हुआ। इसके दो कंपोनेंट आएंगे, तो इसमें आएगा वर्क डन बाय एफ साइन ऑफ 37 डिग्री प्लस वर्क डन बाय एफ कॉस ऑफ 37 डिग्री। समझ आया? दो कंपोनेंट के लिए कोई दिक्कत नहीं है, पक्का। अगर एक ही डायरेक्शन में होता तो मैं और मजा आती, तो हमें कोई इसमें समस्या वाली बात नहीं है, पक्का। अब तो तुम सोच के देखो, इधर की तरफ क्या लगेगा, वो लगेगा एफ कॉस ऑफ 37 डिग्री, और इधर की तरफ क्या लगेगा, वो लगेगा एफ साइन ऑफ 37 डिग्री, पक्का। तो इसका वर्क डन तो जीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो ऐसे हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज जीरो। तो बेसिकली एफ का वर्क डन केवल इसकी वजह से आएगा, ये तो जीरो ही हो गया ना, हम लिखेंगे उसको टोटली, लेकिन ये जीरो हो गया, mg का जीरो और n का जीरो। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो अप्लाइड फोर्स का पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे हम mg का नहीं यूज करेंगे, क्योंकि तुमने फोर्स लगाया ना उसका वर्क डन पूछ रहा है। तो फोर्स हमने लगाया उसने कितना काम किया, समझ आई बात? तो इसको तुम क्या लिखोगे, f इंटू कॉस 37, इसका वर्क डन है तो f कॉस 37 इंटू 10 मीटर। समझ आया कि नहीं? तो f कितना है 20 न्यूटन, cos 37 कितना होता है 4/5 इंटू 10। ये यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, 2 बचा, ये 8 हो गया और 8 is 16, यानी 160 जूल। इसको हम जो जूल में रिप्रेजेंट करते हैं, इतना वर्क डन किया। डेफिनेशंस कैसे होती है, जो यूनिट लिखी जाती है इसको तुम कैसे लिख सकते हो, देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो न्यूटन मीटर लिखो या उसको जूल लिख दो, ये भी चलता है। जूल इसकी एक यूनिट है, ये बताऊंगा एनर्जी में कन्वर्जन क्या होता है। तो इतने इसको तुम अगर इसमें थोड़ी समझने में दिक्कत हो रही तो तुम न्यूटन मीटर लिख दो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इज न्यूटन एंड मीटर, मतलब समझ रहे हो कितना डिस्प्लेसमेंट हमेशा मीटर में काउंट करते हैं, तो इतने न्यूटन मीटर। इसको हम लोग जूल बोलते हैं, ये लिखो या इसको ऐसे लिखो 160 जूल, ये भी चलेगा। तो बताओ अब तुम्हें कुछ समझ में आया कि वर्क डन का मतलब क्या होता है। अभी फिलहाल एक लेक्चर तक तुम्हें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, तुम्हें केवल इतना ही समझना है कि फोर्स, जिस फोर्स का वर्क डन हमसे पूछा जा रहा है उस फोर्स के डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है ब्लॉक का, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब ये फोर्स चूंकि एंगल पे लग रहा है, तो अगर ये एंगल पे लग रहा है तो तुम्हें ये बात पता है कि इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक ऊपर और एक नीचे। तो इस फोर्स का एक पार्ट ही वर्क कर रहा है, एक पार्ट तो बेकार में ऊपर लग रहा है, लेकिन लग रहा है तो हमें लेना पड़ेगा। अब तुम इसको 20 इंटू 10 नहीं कर सकते हो, क्यों? क्योंकि 20 तो इधर लग रहा है ना, वो 10 की तरफ थोड़ी ना लग रहा है। तो 10 इसका जो 20 का जो कौन सा पार्ट है जो 10 की तरफ लग रहा है वही वर्क कर रहा होगा। जैसे बहुत बार ऐसा होता है ना, एक बार तुमने देखा होगा कि मान लो एक घर में सपोज 3 लड़के हैं, है ना, और वो तीनों पूरे घर की इनकम मान लो मैं कहूँ कि 50,000 रुपए, ठीक है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तीनों इक्वल पार्ट कमा के ला रहे होंगे घर पे। हो सकता है कि 2 लड़के कुछ ना करते हो, एक ही लड़का पूरा 50,000 रुपीज कमा के ला रहा हो, बात समझ में आ रही है। लेकिन टोटल इनकम कितनी हो गई है, तो ये वर्क डन बाय एफ कितना हुआ, वर्क डन बाय एफ तो इसकी सब की वजह से निकलेगा। लेकिन हमने जब इसको और ज्यादा अंदर डीप में देखा कि इसका एक कंपोनेंट ऊपर है एक कंपोनेंट इधर है, तो ये वाला कंपोनेंट एक्चुअली में कोई वर्क नहीं कर रहा था। तो जो इसका वर्क डन आ रहा है वो किस वाले की वजह से आ रहा है, इसका। तो ये जो 160 न्यूटन मीटर वर्क डन निकला है, ये केवल इस वाले कंपोनेंट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, इस वाले कंपोनेंट ने कुछ काम नहीं किया। मतलब ये उस टाइप का है, वो घर का लड़का जो कोई भी पैसा कमा के नहीं लाता है, बात समझ में आ रही। लेकिन टोटल जो है वो इतना होता है। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, कोई डाउट नहीं है, पक्का क्लियर है बेटा। तो ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखना। तो पहला एग्जाम्पल मान लो मैंने ऐसे कंसीडर कर लिया, और देखो और तुम्हें सिखाता हूँ, बहुत छोटी छोटी चीजें एकदम बढ़िया। जैसे मान लो अगर मैं तुमसे कहूं कि यहाँ पे एक फोर्स, सपोज चलो एक बढ़िया चीज करते हैं, यहाँ 2 गेज लिखते हैं, यहाँ पे फोर्स लगाते हैं, सपोज 10 न्यूटन, ये फोर्स है। मैं थोड़ा दिमाग लगा रहा हूं, प्लीज अंडरस्टैंड करना है। मैंने कहा कि म्यू यहां दिया है 0.2, चलेगा आगे।
और ये इस पोजीशन से इस पोजीशन तक लाया गया है। देखो समझोगे तो बहुत मजा आएगी, है ना। ये जो डिस्प्लेसमेंट है, मैं तुमसे बोला कि 10 मीटर है ना। अब तुम्हें ये बात पता है कि म्यू दिया तो फ्रिक्शन भी लग रहा होगा, और ये बात तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि 10 न्यूटन का फोर्स है। बताओ इसका एफएस मैक्स कितना होगा। अब यार ये सब तुम्हें बहुत जल्दी जल्दी से आना चाहिए। म्यू इंटू एन, म्यू कितना 0.2, एन कितना 2g, जी की वैल्यू 10 यानी 20 है ना। समझ आ रहा है ना, एन की वैल्यू कितनी होगी 20, तो दिस इज इक्वल टू 4 न्यूटन। अब सोचो इसके ऊपर फ्रिक्शन लग रहा है, मैक्सिमम कितना लग सकता है 4 न्यूटन, पीछे की तरफ, आगे की तरफ फोर्स कितना लग रहा है 10 न्यूटन। तो ये मूव कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा। तो बताओ अभी जो फ्रिक्शन लग रहा होगा इस ब्लॉक के ऊपर पीछे की तरफ कितना लग रहा होगा। चलिए बोलो 4 न्यूटन। समझ आई मेरी बात, प्लीज बहुत ढंग से अंडरस्टैंड। अब अगर मैं तुमसे कहूं ये मैंने क्यों किया है तुम्हें समझ आएगा। हालांकि अभी मैं फ्रिक्शन का वर्डन तुम्हें पढ़ा नहीं रहा हूं, ये पूरा अलग ही आएगा, बट मैं तुम्हें यहाँ पे 2 चीजें समझाना चाहता था। एक तो अंडरस्टैंड करो कि इसके ऊपर नेट फोर्सेस क्या है, चीजें क्या है, हमें जिसका वर्डन पूछा जाएगा मैं उसी का वर्डन निकालूं। जैसे मैं तुमसे कहूं कि ये पॉइंट एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक गया है, मतलब ये पोजीशन थी उसकी ए और ये पोजीशन है बी, और मैं तुमसे कहूं कि बताओ वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। मैंने तुम्हें अप्लाइड फोर्स का वर्क डन नहीं पूछा, मैं तुमसे क्या पूछा, फ्रिक्शन ने कितना वर्क किया। मेरी बात समझे, फ्रिक्शन ने वर्क किया, उससे उसको फायदा मिला नुकसान मिला वो अलग की बात है ना। काम तो सभी लोग करते हैं, लेकिन कभी कुछ अच्छे काम होते हैं, कुछ बुरे काम भी होते हैं। तो हमें किससे फायदा हो रहा है, किससे नुकसान हो रहा है, ये सब समझ आएगा। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन अगर मैं निकालूंगा, एफ की काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा ना, और वो एफ एस मैक्स के बराबर होगा, ये बात समझिए। तो आप कैसे लिखोगे, आप कहोगे फ्रिक्शनल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जो भी हमारा डिस्प्लेसमेंट आया, ठीक। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, तो मुझे बताओ फोर्स किधर लग रहा है, सॉरी फ्रिक्शन किधर लग रहा है, इधर। ब्लॉक जा किधर रहा है, इधर। यानी कि डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है और फ्रिक्शन पीछे लग रहा है। तो अगर मैं ढंग से कहूं तो मैं ये लिखना चाहिए मुझे, क्योंकि अभी मैंने वो एफ डी कॉस थीटा लिखा था, पक्का। अब मुझे बताओ अगर फ्रिक्शन इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो इनके बीच का एंगल कितना है 180 डिग्री, पक्का ना। ये बात सबको समझ में आ रही है। तो अगर इसको लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे, एफ के डी इंटू कॉस ऑफ 180 डिग्री। वो फॉर्मूले से मैं रिलेट कर रहा हूं, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं रखनी, ठीक। अच्छा, तो मुझे बताओ फ्रिक्शन फोर्स है कितना 4 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना है 10, और 180 cos 180 डिग्री इज -1। ये तुम्हें याद करना पड़ेगा ना, इसमें कोई मदद नहीं हो सकती, तो ये तुम्हें फॉर्मूले याद रखने हैं। तो ये आ गया इंटू -1, तो ये टोटल कितना हो गया -42 या न्यूटन मीटर। ये वर्क डन किसका हो, फ्रिक्शन का, नेगेटिव साइन आ रहा है। तो अब तुम्हें ये बात तो समझ में आ गई कि वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ये तीनों बातें हो सकती हैं, इस पे ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं, इसलिए तुम्हें मैंने बताया। ये बात समझ में। अच्छा चलो, तुम्हारे मन में ये भी आ रहा होगा कि सर जरा यहाँ पे वर्क डन बाय एफ भी तो निकाल दो। अगर हम वर्क डन बाय एफ निकालेंगे तो हम क्या कहेंगे, एफ वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसका मतलब एफ डी इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब थीटा बताना, यहां ढंग से समझना। तो सोच फोर्स किधर लग रहा है, इधर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट भी किधर हो रहा है, इधर की तरफ। देखो पक्का। तो दोनों के बीच एंगल कितना 0 डिग्री। तो जब यहां लिखोगे वर्क डन बाय एफ, तो तुम क्या कहोगे, एफ की वैल्यू कितनी 10, डी की वैल्यू कितनी 10 इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री। कॉस 0 कितना होता है 1, तो ये कितना आ गया 100, और प्लस का है वो इतने जूल या न्यूटन इंटू मीटर। तो ये वर्क डन किसका है, एफ का है, और ये वर्क डन किसका है, फ्रिक्शन का है। तो बताओ मैंने अलग अलग निकाले। हाँ, तुम्हारा और मन करे तो जरा तुम सोच के देखो
कि अगर इसके ऊपर mg लग रहा है और यहाँ नॉर्मल लग रहा है तो तुम ये भी कह सकते हो कि सर वर्क डन बाई mg। तो मैं कहूँगा बिल्कुल सही बात है, यानी इसको क्या लिखोगे, mg एक वेक्टर क्वांटिटी है, समझ आ रहा है ना ये। तो वो किधर लगेगी, नीचे की तरफ, mg किधर लग रहा है, डाउनवर्ड। डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इस डायरेक्शन। दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो mg इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ 90 डिग्री, सारा उसी फॉर्मूले में। कॉस 90 कितना, 0। तो तुम क्या कह दोगे, mg d इंटू 0, या बल्कि इसको और अच्छे से लिखो तो m की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू g की वैल्यू 10 इंटू 10 और इंटू 0, क्योंकि कॉस 90 0, इसका आंसर था 0। सिमिलरली वर्क डन बाई नॉर्मल भी 0 आएगा। तो तुम्हें एक ही क्वेश्चन में 4 फोर्सेस लग रहे थे, उन चारों फोर्सेस का हमने वर्क डन तुमने निकाल, मैंने तुम्हें बताया किस तरह से तुम्हें सोचना होता है कि जिस फोर्स का वर्क डन निकाल रहे हो उस फोर्स के डायरेक्शन में ब्लॉक जितना डिस्प्लेस होगा उसके अकॉर्डिंग तुम्हें इसका वर्क डन मिलेगा। मेरे हिसाब से तुम्हें ये सब चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी, इसमें कोई डाउट और कंफ्यूजन नहीं। हालांकि अभी ये मैं तुम्हें पढ़ा नहीं रहा हूँ, वर्क डन बाई फ्रिक्शन पूरा अलग से एक कॉन्सेप्ट ही है, वो सब बताऊंगा, बट ये समझने में किसी को अभी कोई दिक्कत नहीं है। तो वर्क डन निकालना सबको समझ में आया कि किस तरह से हम वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। ओके, और देखो बहुत चीजें आएंगी, मतलब इसमें तो कितने सारे कैलकुलेशंस आएंगे, तो तुम्हें थोड़े समझने भी होंगे और करने भी होंगे, है ना बेटा। देखो और कर सकते हैं, जैसे मान लो मैंने तुमसे कहा कि ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, मैं तुमसे कहूं कि यहाँ पे फोर्स लग रहा है, ये 2 kg का ब्लॉक है, मैंने इधर की तरफ एक फोर्स लगाया F1, दिस इज 20 न्यूटन, मैंने इधर की तरफ एक फोर्स लगाया F2, इसको तुम थोड़ा ज्यादा कर लेना 10 न्यूटन, ठीक है। मैंने इधर की तरफ एक फोर्स लगाया, इसको मैंने बोला कि ये 5 न्यूटन, ठीक है। और मैंने कहा कि ये लग रहा है इधर की तरफ 37 पे, ये लग रहा है इधर की तरफ 37। मेरा पॉइंट तुम्हें समझ में आया, कोई कंफ्यूजन नहीं। ये मैंने तुम्हें दे दिया, हालांकि ये तुम पता कर सकते हो। मैंने तुमसे कहा कि ये ब्लॉक इधर जा रहा है और कितना डिस्प्लेस हुआ, 5 मीटर। तो 5 मीटर आगे जाने में वर्क डन बाई F1 बताना है और वर्क डन बाई F2 बताना है, और फिर टोटल वर्क डन भी निकाल सकते हो, कोई कंफ्यूजन नहीं है, दोनों बातें समझाता हूँ, ठीक है। तो मुझे बताओ इसका इधर की तरफ कंपोनेंट कितना, प्लीज अंडरस्टैंड करना बेटा, धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ। ये F2 cos 37, ये ऊपर की तरफ F2 sin 37, ये वैल्यू होगी कितनी, 5 इंटू 3/5, दैट मीन्स 3 न्यूटन। 37 इज 3/5, ये कितनी होगी 5 इंटू 4/5, ये कैंसिल आउट, दिस इज इक्वल टू 4 न्यूटन। ओके देन इधर कितना आएगा, ये आएगा 20 इंटू cos 37, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू 20 इंटू 4/5, 5 कितना हो गया 16 न्यूटन। और ऊपर की तरफ 20 साइन ऑफ 37 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 20 इंटू 3/5, दैट मीन्स ये 4 आएगा और ये 12 पक्का। बहुत सारे फोर्सेस लगाए मैंने, और नीचे की तरफ क्या लग रहा है mg, ऊपर की तरफ क्या लग रहा है नॉट, बहुत सारी चीजें, ठीक। अब देख नीचे mg यानी 10 इंटू 10 यानी 100 न्यूटन, ऊपर की तरफ लग रहा है 12 न्यूटन, ऊपर की तरफ लग रहा है 3 न्यूटन। तो ये ऊपर तो नहीं जा सकता क्योंकि 12 3 15 हो गया और ये नीचे 10 लग रहा है, तो टेबल के ऊपर ही रहेगा, लेकिन जाएगा किधर आगे, क्यों, क्योंकि इधर की तरफ कितना आ रहा है 16 न्यूटन और पीछे की तरफ कितना आ रहा है 4 न्यूटन, तो गया तो आगे। अब जरा यहां समझना, इस जगह की अगर मैं बात करूं, प्लीज अंडरस्टैंड करना, ठीक है। अगर मैं तुमसे कहूं कि वर्क डन बाई F1, तो मैं कहूंगा F1 वेक्टर डॉट डी वेक्टर, ठीक है, ढंग से समझना। F1 वेक्टर, या मैं तुम्हें थोड़ा समझाना चाहता हूं, F1 वेक्टर कितना है,
20 न्यूटन, और D इधर की तरफ है तो F1 ऐसे लग रहा है ना, और D इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है ना, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 37। ठीक है, जब तुम्हें कंपोनेंट ना लेना हो तब, ठीक है, ये ऐसे लिख सकते हो कि तो जरा इसको लिख के देखो क्या लिखोगे। ये लिखोगे F1 इंटू डी इंटू कॉस ऑफ 37 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 20 इंटू 5, डी की वैल्यू 5 है ना, डिस्प्लेसमेंट में कितना बोल रहा हूँ 5, दिस इज 5 इंटू कॉस 37 डिग्री 4/5। आराम से समझो, कोई जल्दबाजी नहीं है मुझे। इसका मतलब ये इससे कैंसिल आउट होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 8 to 2। ये वन ऑफ द मेथड है ना। अब कुछ बच्चे ये कंपोनेंट मैंने करा ही कंपोनेंट, कुछ बच्चे ऐसे कहते हैं सर वर्क डन बाय F1 निकालेंगे तो वर्क डन बाय F1 साइन ऑफ 37 डिग्री प्लस वर्क डन बाय F1 कॉस ऑफ 37 डिग्री, तो ये तो जीरो ही हो गया ना। और इसको लिखोगे तो F1 cos 37 डिग्री कितना है 16, और उसके डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 5, ये भी तो 80 यार, और आएगा भी। तो तुम ऐसे करो तो ज्यादा बेटर है। बात फालतू में कंपोनेंट दुनिया भर के नाटक करने की क्या जरूरत है। अगर तुम्हें डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के डायरेक्शन के बीच का एंगल पता है तो उसको F.D से करो, ज्यादा बेटर तरीका होगा। ठीक है, ये आ गया कि नहीं आ गया? अब देखो ये फिगर जरूर बनाना इसके साथ, तभी तुम्हें मजा आएगी, है ना। अब मैं निकालू वर्क डन बाई F2, वर्क डन बाई F2, तो उसको क्या लिखूंगा F2 वेक्टर डॉट D वेक्टर। अब जरा सोच के देखो, F2 लग रहा है ऐसे, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऐसे, और दोनों के बीच का एंगल ये वाला एंगल नहीं लेना, ढंग से समझना। एंगल जहां से दोनों वेक्टर बाहर निकल रहे होते हैं उनके बीच का एंगल लेते हैं, समझ रहे हैं। अब ये एंगल होगा कितना, देखो ये टोटल एंगल कितना होगा 180, उसमें 37 घटा दो तो कितना हो जाएगा 180 माइनस 37 डिग्री, ये टोटल एंगल हुआ कि नहीं हुआ। तो अगर तुम वर्क डन लिखने वाले हो ये वाला पार्ट, तो तुम लिखोगे F2 वेक्टर इंटू डी इंटू कॉस ऑफ 37 नहीं 180 माइनस 37, क्योंकि ये एंगल कंसीडर किया जाता है, इतना एंगल हमें चाहिए। ये वाला एंगल है, ये तो ऑलरेडी 37 दिया ही था, पक्का कोई डाउट तो नहीं है बेटा। दैट मींस कितना हो गया 180 माइनस 37, और ये होता है तुम्हारा F2 इंटू डी, और इसको हम लोग लिखते हैं cos 37 डिग्री विद नेगेटिव साइन। ये ऐसे लिखा जा सकता है। ये फॉर्मूले तुम्हें याद होने चाहिए, 10th क्लास में सब पढ़ाए गए हैं ना। तो इसको तुम F2 को क्या लिखोगे, F2 कितना था 5 न्यूटन, D कितना था 5 न्यूटन, है ना, और ये माइनस तो रहेगा ही रहेगा, माइनस cos 37 डिग्री कितना 4/5, 5 से 5 उड़ गया, माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस हो गया, और आगे 24, 5 से 20, और ये किसके बराबर माइनस साइन के बराबर। एक बच्चा ऐसे करता है, दूसरा बच्चा क्या कहता है कि इसका वर्क डन तो जीरो होगा, है ना, तो ये इधर लग रहा है, तो ये ऐसे बोलता है कि इधर की तरफ कितना लग रहा है, वो लग रहा है F2 cos 37 डिग्री में। दो मेथड बता रहा हूं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो इधर हुआ है ना 5 मीटर का, पक्का। तो इनके बीच में एंगल कितना है 180 डिग्री। जब तुम वर्क डन निकालोगे इसका वो प्लस साइन का, तो साइन का तो जीरो, तो इसी का तो वर्क डन आएगा, तो इसमें तुम क्या लिखोगे ये, और ये देखो तुमने कितना निकाला 4 न्यूटन, तो यहाँ लिखोगे 4, और यहाँ क्या लिखोगे 5, और यहाँ लिखोगे cos ऑफ 180 डिग्री। 180 डिग्री कितना -1, तो ये इसका साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20, और इसका माइनस। यही आंसर मेरे हिसाब से तुम्हें समझ आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा था, क्लियर है कि नहीं। तो ये बहुत धीरे धीरे ये वीडियो देखने, क्योंकि पहला लेक्चर है तो स्लो में जाना, बट समझना है कि क्या है फोर्स इनटू फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। एक तरीका तो ये होता है, अगर ये ना हो तो आप क्या करोगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जहां पे मान लो फोर्स ऐसे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, तो F.D, और उसको क्या लिखते हैं FD cos थीटा, जो उनके बीच का एंगल है। समझ आया कि नहीं आया, तो बहुत बेसिक बातें हैं, तो समझ नहीं। वर्क डन का मैं थोड़ा सा पार्ट
बहुत ज्यादा नहीं कि तुम्हारा संडे को फोर्स का टेस्ट है, कल भी मैं आ रहा हूँ सेंटर पे, तो आप लोग कल भी फोर्स वगैरह के डाउट और वो सब लेके आना ताकि संडे का पेपर अच्छा जाए, है ना। ये बस वीडियो देख लेना, इसकी प्रैक्टिस जो है वो तुम संडे के बाद स्टार्ट करना, क्योंकि तब तक टॉपिक बिल्डअप हो चुका, ठीक है ना। अभी कोई बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं, अभी तो हम तुम्हें 3-4 होमवर्क के क्वेश्चन दे देंगे, तो बस उतने अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है बेटा। चलो मैं कुछ क्वेश्चन तुम्हें बना के देता हूँ। वर्कडन अभी बहुत सारे कोर्सेज का वर्कडन आएगा, अभी तो मैं केवल एक बेसिक बात बताइए, ठीक है। तो आपको कुछ होमवर्क करने वो मैं आपको दे देता हूँ, वो आप करके रखना। फोर्स ऐसे लगा है, ठीक है, 20 न्यूटन का। ये एंगल कितना है? 37 डिग्री। मास 2 kg। ये इधर डिस्प्लेस हो रहा है 10 मीटर, ठीक है। आपको निकालना वर्क डन बाई एफ क्या होगा, पक्का समझ आ रहा है ना? ओके। और 10 न्यूटन, 1 kg का ब्लॉक है, म्यू इज इक्वल टू 0.1, म्यू कितना 0.1, ठीक है। प्लीज ढंग से समझना। एंगल 37 डिग्री, ओके। ये ब्लॉक इधर डिस्प्लेस हो रहा है 5 मीटर, ठीक है। समझ आया ना बेटा? वर्क डन निकालना, वर्क डन बाई एफ एंड वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स, ये दोनों वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। 2 होमवर्क है, करना और मुझे बताना, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं और इतना तुम्हें समझना है बेसिक, ओके। चलो डन।